So today I will teach you government budget and its objectives. So we will see in this chapter what is government budget, how does it work, and what is the main purpose to bring a budget in the economy. Okay, and also we will see objectives and characteristic of government budget. So coming to the point on the what is government budget. So government budget is what basically it is a statement of government. Okay, it is a financial statement of government. What? Let me explain you a new slide. Okay, so on this we can say government budget is all about government budget is what? It's all about the statement financial financial statement of expected receipts and expected expenditure of the government. Sorry, just let me. So it's a statement, it's a financial statement of expected receipts and expected expenditure, expected expenditure of the government. गवर्नमेंट इन द ऑफ द फिजिकल ईयर। तो अगर समझे इसको तो क्या ये गवर्नमेंट का एक एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात करता है, ठीक है। इन द अपकमिंग ईयर इन fiscal year like fiscal year first April to 31st March to 31st March, so फिजिकल ईयर। ओके, अगर हम 1 अप्रैल और 31 मार्च की बात करें तो ये क्या है, एक फिजिकल ईयर है। तो इस फिजिकल ईयर में जब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एसेट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसका स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो कमिंग टू दी डेफिनेशन, government budget is a statement of the expected receipts and expected expenditure of the government for a fiscal year. Every government prepares budget, whether it is local, state and central government. ठीक है, तो हर एक स्टेट अपना तैयार करती है, हर एक गवर्नमेंट जो है अपना बजट तैयार करती है, लोकल गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। तो अपने अपने लेवल पे एक बजट तैयार करती है हर गवर्नमेंट। तो आज हम लोग सिर्फ सेंट्रल बजट की बात करेंगे, जिसे हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं, इसे हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस बजट इज व्हाट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। ओके, first day of month of February is well known in India as a day the finance minister presents annual budget of the government called Union Budget of the India। और अगर बात करें कि ये बजट जो है कौन तैयार करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती, सॉरी, तो ये रिप्रेजेंट करती है फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर तैयार करती है और पार्लियामेंट में जाकर इसे रखती है और इसे अप्रूवल, इस बजट को जब अप्रूवल मिल जाता है तो फिर इसे इम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट, तो क्या है, इट इज एन एस्टिमेट। याद रखिए कि ये एक एस्टिमेट है, ये एक एस्टिमेट बजट है, ना कि एक्चुअल स्टेटमेंट है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि आने वाले समय में हमारी कितनी एक्सपेंडिचर होगी, जिसे हम लोग एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आने वाले हमारी इनकम कितनी होगी, ठीक है, हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, क्या क्या सोर्स होगा, वो रिसिप्ट की बात करता है। और कौन कौन सी जगह पे हमें एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहती है कि कौन कौन सेक्टर में हमें एक्सपेंडिचर करनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, ताकि हम अपने ग्रोथ को इम्प्रूव कर सके, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को और एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है।
तो एक एस्टिमेशन लगाती है गवर्नमेंट कि हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना चाहिए और कहाँ कहाँ से इनकम हमें आएगी मिलेगी, तो वो क्या होता है, बजट होता है, राइट। नाउ so it is just an estimate, not an actual statement. It is prepared annually. हर साल इसे प्रिपेयर किया जाता है. It is prepared at all level of the government, as I told in the earlier, whether it is central government, state government, local government. However, our study is restricted to the budget prepared by the central government, also known as union budget. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट, जो सेंट्रल लेवल पे बात करें. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तैयार करती है बजट को, उसे हम लोग यूनियन बजट भी कहते हैं, और हम लोग प्रॉपरली आज इसी पे बात करेंगे. नाउ the expected revenue and expenditure are planned as per the objective of the government. So ये गवर्नमेंट प्लान करती है कि, और अपने ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे, ठीक है, कि हमारी हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बेसिस पे क्या हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए और किस सेक्टर में हमें उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए, किस सेक्टर से आने वाले रेवेन्यू हमारी ज़्यादा हो गई, तो अगर किसी सेक्टर से आने वाले रेवेन्यू अगर कम है, तो हमें क्या करनी चाहिए, ये सब हम लोग बजट में पढ़ते हैं. ठीक है, कि हमें अगर उसे बूस्ट करना है, उस सेक्टर को प्रॉपरली बूस्ट करना है, तो हमें किस प्रकार से एक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है. So, in India, the financial minister presents the annual budget of the government for its approved by the parliament. इसे approval किससे मिलता है, parliament के थ्रू. अप्रूवल गिवन बाय पार्लियामेंट. ठीक है. फिर जब अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो इसे जो है इकोनॉमी में पेश किया जाता है. इकोनॉमी ऑल ओवर द सिस्टम, इट इज अ सिस्टम. ठीक है. तो बात करते हैं फिर सेकंड नंबर, अ बजट डिस्क्लोज बोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द फॉलोइंग ईयर. ठीक है. तो बजट जो होता है ना, बजट बजट में बेसिकली देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले साल में, इन द अपकमिंग ईयर, इन द कमिंग ईयर, what would be expected expenditure. ठीक है, कि आने वाले समय में हमारी एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसीट्स और रेवेन्यू, जिसे हम लोग बोल सकते हैं. और ये एक होता है इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ये बजट से पहले पेश किया जाता है. ठीक है. इसमें ये बताता है कि जो भी हम लोगों ने बजट पेश किया था, सपोज 2022 में पेश किया, या 2023 में जो हम लोग बजट निकाले थे, तो उससे रिलेटेड हमारी कि कितना अचीव हुआ. ठीक है, कितना अचीव हुआ, जैसे कि बजट डेफिसिट में, बजट में पेश पेश में ये कहा गया था कि जो हमारी फिस्कल डेफिसिट होगी ना, वो 5.9 होगी. तो फिर ये 5.9 बजट डेफिसिट में कहा गया था. तो इकोनॉमिक सर्वे में ये क्या करती है कि एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है. तो इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से पहले. ठीक है. नाउ बजट इम्पैक्ट द इकोनॉमी थ्रू फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन. बजट जो है काफी इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट का. तो इसकी क्या करती है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, निगेटिवली या पॉजिटिवली. अब देखते हैं कि निगेटिवली या पॉजिटिवली. बजट की बात करें, जिसे हम लोग कह सकते हैं फिजिकल. ठीक है, बजट के थ्रू ही फिजिकल गवर्नमेंट जैसे कह सकते हैं. तो बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट टैक्सेस जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेस है, और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो टैक्सेस में जो दो टैक्सेस आ सकते हैं, एक है टैक्सेस जो रेवेन्यू कह सकते हैं, रेवेन्यू. तो टैक्सेस हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है. तो ये देखिए, एक तो होता है टैक्स. ठीक है, दूसरा जो है नॉन टैक्स से आता है. ठीक है. तो इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट करवाती है, देखते हैं. ये मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में. ठीक है, एक हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हॉवर कर रही है. हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जस्ट हॉवरिंग इन द इकोनॉमी. ओके. Now, what would be the different government in order to cope with this problem of inflation? Okay. Now, government will take action regarding to reduce inflation. Okay.
Now, government will take action in order to reduce the rate of inflation. So, what will we do? What will the government do in this cases? So, tax rate increases on the level of income, which would be direct tax. Okay, direct taxes. So, tax rate on the in this case on the level of income, government will hike the taxes. So what would be happening next cases? It will just lower that disposable income of a consumer of or individual. Disposable income of or individual. हम्म तो क्या होगा? अब होगा जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या? इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन increase in general price general price level। जब हर सेक्टर में अगर देखा जाए कि हर चीज का प्राइस जो है बढ़ गई है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अब ये इंक्रीज इन डिमांड किस रीजन से हो सकता है? या तो सप्लाई ऑफ गुड्स कम है, ठीक है, और डिमांड जो है गुड्स का ज्यादा है। या दूसरा केस में ये भी कह सकते हैं कि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा हो गई है कि हर किसी के पास मनी है। हर किसी के पास मनी है, जिसके पावर परचेजिंग पावर जो है लोगों का बढ़ गया। ठीक है, परचेजिंग पावर जो है लोगों का बढ़ गया। हर किसी को हर हर कोई जो है वो डिमांड कर रहा है, जो एक टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन मनी सप्लाई जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई का इंजेक्शन हुआ, तो क्या हुआ? इकोनॉमी में मनी सप्लाई का जैसे इंजेक्शन, या हर हाउस होल्ड या कह सकते हैं कि हर फर्म जो है डिमांड करने लगी है गुड्स का। ठीक है, अब शॉर्ट ऑफ टाइम डिमांड इतनी ज्यादा है, एंड और देयर इज नो सफिशिएंट इन सप्लाई प्रोडक्शन। ओके, तो अब क्या होगा कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस ऑफ गुड जो है इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लिया। किस टाइप का एक्शन? टैक्स रेट को हाइक करने का एक्शन। इज इट ओके? टैक्स रेट हाइक हो गया, तो क्या हो गया कि जो भी डिमांड कर रहे थे, जो भी कंजम्पशन कर रहे थे, अब घट गई। ठीक है, अब उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्पोजेबल इनकम उनका भी घट गया, जो कंजम्पशन कर रहे थे। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम घट गया। अब इसके कारण क्या होगा? लेस कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है वो भी फॉल कर गया। अब कंजम्पशन के फॉल करने से क्या होगा? जैसे ही कंजम्पशन फॉल हुआ तो डिमांड कम हुआ तो प्राइस कम हुआ। अब जैसे ही चीजों का प्राइस कम हुआ तो इन्फ्लेशन रेट जो है कम हुआ। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ। So in this way, government can take action in order to just eliminate the problem of inflation that is hovering in the economy. Is it so? Now moving ahead. Now talking about the objective of government budget. Okay. So the first talking about the reallocation of resources. What does it mean? अगर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव ही है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी में दो सेक्टर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का रोल प्ले करती हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर हम लोग ऑलवेज जानते हैं कि दे वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। ओके, ये प्राइवेट सेक्टर कभी भी ये नहीं देखती है कि किसी वेलफेयर पहुंच रही है, किसी नहीं पहुंच रही है। दे ऑलवेज इंक्लाइन टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच गिव हाई प्रॉफिट। ओके, so thinking welfare of society, private sector move always towards the producing more profitable goods. So therefore, the public sector came in the economy and say that
we will produce, public sector will produce, public public sector or government will produce those goods which fulfill fulfill the basic needs of the society, the basic needs of the society. Okay, or in order to maximize the welfare of the society, government will intervene. Government will intervene in the economy. Okay, so in this way, the poorest people, the poorest or the poor people can be satisfied, can be satisfied. Okay, तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर है तो देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ वैसे गुड्स को जो रिच पीपल है उन्हें सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब लेट्स एग्जांपल, सपोज कार है, ठीक है, तो कार का डिमांड कौन कर सकता है? जो जो रिच है, ठीक है। जो पुअर है, जो पुअर है वो डायरेक्ट कार का डिमांड तो नहीं करेगा ना, वो पहले बेसिक नीड्स को अपना फुलफिल करना चाहेगा। सैनिटेशन, okay, sanitation, shelter, okay, and we can say food, medicine, etc. okay, तो जब ये पुअर पीपल बेसिक नीड्स को पहले वो फुलफिल करना चाहे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ओके, तो वो बेसिक नीड्स को क्या करना चाहेगा? फुलफिल करना। डिमांड क्या रिच पीपल करेगा? तो कार प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज का डिमांड होगा तो वो क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। अदरवाइज लाइक कार की डिमांड हमारी कंट्री में नहीं है, बहुत कम है, तो वो कार का प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रॉफिटेबल नहीं है कार को प्रोडक्शन करने में, क्योंकि कार का डिमांड नहीं हो रहा है। देयरफॉर आई कैन से सो रिसोर्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमी में आती है, एलोकेट करती है, ताकि उस लोगों को भी सेटिस्फैक्शन मिल सके। वो लोग जो गरीब से गरीब है उन लोगों को का फुलफिल हो सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या है? एक्शन लेती है इन ऑर्डर टू रीएलोकेट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth. Second objective is saying reducing inequalities of income एंड वेल्थ। ये कैसे होगा? कि सपोज गवर्नमेंट में रिच, सपोज इकोनॉमी में रिच रिच होते जा रहा है एंड गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक है। थ्रू इम्प्लीमेंटिंग टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट, ये क्या करेगी कि टैक्स रेट जो है उन लोगों पे टैक्स रेट हाई कर देगी जिसका हाई इनकम, जिससे हाई इनकम, ठीक है। जिससे प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है कि जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्सेस को हाई करती है, ठीक है। टैक्स रेट क्या करेगी? उन लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएगी जो जिसकी इनकम ज्यादा है। तो जो स्लैब में ग्रुप ऑफ स्लैब में जो हाई इनकम में आ रहे हैं उसको ज्यादा टैक्स देना, ठीक है। और ये टैक्स को जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है फ्रॉम रिच पीपल, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेगी? पुअर को। कैसे करेगी? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, ताकि गरीबों को भी एक वो मदद मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, रोड डेवलप करके, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर, हाउस होल्ड, हाउस प्रोवाइडिंग हाउस, ये सब घर वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करेगी? सरकार जो है गरीबों को एक तरह से मदद देगी, एक तरह से जो है कुछ हद तक इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके, ठीक है, इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके। नाउ इकोनॉमिक
बात करें तो ये क्या होती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? इट जस्ट refers to a situation. कैसे सिचुएशन है बात करते हैं? तो एक तरह की सिचुएशन है विदाउट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, विदाउट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन दिस प्राइस, मतलब प्राइस as well as stability of exchange rate. हिंदी इकोनॉमी और इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी कब होती है इकोनॉमी में? स्टेबिलिटी कब कह सकते हैं कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है? जब प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन, ठीक है, एक हद से उस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, प्राइस का हद ना बढ़ रहा है। दूसरी जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, ठीक है, नो फ्लक्चुएशन। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, इकोनॉमी जो है स्टेबल। Therefore, to bring a stability, government will use fiscal policy. Okay, government will use their own tools in order to bring stability in the economy. तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट देखती है कि इकोनॉमी अगर स्टेबल नहीं है तो उसे स्टेबिलिटी दिलाना है, ठीक है, यूजिंग द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नाउ द थर्ड, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। growth of the economy growth of the economy depends on two things: saving and investment. Okay, this is for या कोई कैसे कैसे प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगी, सेविंग्स करती है। ये भी इट विल फर्दर ऐड इन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेविंग, मान लो कोई हाउस होल्ड है, उसने क्या किया, सेव किया, कुछ पैसे को सेव किया, ये सेव करके बैंक में जाकर डिपॉजिट करेगी। ओके, बैंक में जाकर क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। ये बैंक क्या करेगा, लोन देगा, किसको, जिसे फंड की रिक्वायरमेंट हो, जिसे पैसे की जरूरत हो और जिसे लोन की जरूरत हो। ये लोन जब किसी पब्लिक सेक्टर के द्वारा या किसी इन्वेस्टर्स के द्वारा लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। हर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुआ है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट हुआ है लाइक रोड्स बनाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कंपनी बनाने में इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो कंपनी बनाने के लिए क्या करेगा, वर्कर्स को हायर किया जाएगा। तो जैसे ही वर्कर्स को हायर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से लोगों, हर लोग जो है, जो हर किसी का डिमांड होगा, ठीक है, मतलब हर कोई डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। इस प्रकार जो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो गवर्नमेंट जो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने का, गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके की पॉलिसी निकालती है बजट के थ्रू, ठीक है, पॉलिसीज लाती हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बजटरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्या होता है इसमें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या होते हैं, next objective of government budget is employment opportunity. So it focus on employment generation through investment in public enterprises. गवर्नमेंट क्या करेगी, पीएसयूज में इन्वेस्ट करके
एक्सपेंडिचर करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ठीक है, अब बात करें कि बजट में ही अनाउंस हुआ था मनरेगा। ये अनाउंस जो हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है जो लोगों को रोजगार देती है, रोजगार देता है, जिसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ऐसे स्कीम्स लाकर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑन की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक मेन मोटिव ही होता है इंटरप्राइजेस को कि वेलफेयर को प्रमोट करना। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस जो हुआ ये क्या करती है, गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस बेसिकली ये इनका मेन मोटिव और एम जो होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब हर एक सोसाइटी को लेकर चलना, हर एक वो लोगों को लेकर चलना जो कैपेबल नहीं है, जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, तो उनको लेकर चलना, उनको हर एक वो सुविधा देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज को मैनेज करती है। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अब इसमें क्या है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ओके, अब ये रीजनल डिस्पैरिटी क्या है। अब रीजनल डिस्पेरिटी की बात करें तो मान लीजिए एक ऐसा रीजन है जो हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, एक ऐसा रीजन है जो लो डेवलप्ड है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से बैकवर्ड, मतलब न यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न स्कूल है, न हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, बैकवर्ड, बैकवर्ड स्कूल्स है, अच्छी कॉलेज है, अच्छी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी, गवर्नमेंट एनकरेज करेगी यहाँ टू सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, यहाँ कुछ इंसेंटिव, कुछ स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनकरेज करेगी, ताकि यहाँ भी इंडस्ट्री को, कंपनीज को, स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल को बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ इंसेंटिव लेगी, स्कूल्स वगैरह डेवलप करेगी, कॉलेज वगैरह डेवलप करेगी, ताकि एक रीजनल डिस्पैरिटी जो है, मतभेद जो है, भेदभाव जो है एक रीजनल ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, वो खत्म किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, गवर्नमेंट बजट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बजट। ठीक है, कंपोनेंट्स की बजट की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ बजट की बात करें तो वो क्या होता है। तो मेनली इन द गवर्नमेंट बजट देयर आर टू बजट, दैट इज रेवेन्यू, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बजट। ओके, दो तरह के बजट होते हैं। बजट की बात करें तो दो तरह का बजट होता है, रेवेन्यू बजट, दूसरा क्या है, कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में जो होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू receipts. Just wait for a minute, let me write down again in a clear way.
सो बजट दो होता है, पहला रेवेन्यू बजट, नंबर सेकंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कह सकते हैं कि रेवेन्यू नंबर सेकंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसकी बात करें तो एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो लेट मी एक्सप्लेन। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू बजट की बात करें, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? रेवेन्यू estimated receipts of the government during the fiscal year which do not affect the assets or liabilities status of the government। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो होता है ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स does not affect revenue does not affect sorry does not affect the assets and liabilities of the government। ओके, अब क्या हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो होता है वो टैक्सेस भी आते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। ठीक है, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस ये कहता है कि टैक्स वगैरह लगाकर ना हमारी लायबिलिटी को कम किया जा सकता है और इससे ना तो हमारी एसेट्स क्रिएट होती है। एसेट्स के मतलब कि मान लीजिए एसेट्स जैसी होगी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स वगैरह, कुछ ऐसी एक्सपेंडिचर जो आगे जाके इनकम। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो फाइन वगैरह, स्टैट वगैरह, ठीक है, फाइन वगैरह या ड्यूटीज वगैरह, कुछ ड्यूटीज वगैरह ऑन लगाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे कैटेगरी में रखा जाता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बेसिकली डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज और स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। Now second, revenue expenditure. So revenue expenditure are those estimated expenditure of the government during the fiscal year which do not affect assets or liabilities status of। इसमें भी बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो it also does not affect the assets and liabilities of the government। How? जैसे कि बात एसेट्स की करें तो एसेट्स ना ये क्रिएट करता है और बात लायबिलिटीज की करें तो ना ये घटाता है। ठीक है, तो कैसे? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें, ठीक है,
अगर गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है तो उससे ना तो उसका एसेट्स बढ़ेगा, पेंशन दे रही है तो उससे ना तो उसकी लायबिलिटी घटेगी। एग्जाम्पल, पेंशन के अलावा इसको वी कैन से स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तो ये क्या है, ये रिकरिंग नेचर है। Revenue expenditure in its revenue expenditure is itself a recurring in nature. Why? Because it's happening on the daily basis. It's occurring in the daily basis. Now, this is all about revenue expenditure, and now coming to the point on capital budget. So capital budget further divided into two parts, that is capital receipts and capital expenditure. So capital budget includes the capital assets of the government budget. It is an account of assets and liabilities of the government budget, which considers changes in capital. This budget shows the capital receipts of the government and the expenditure that can be made from these receipts. A capital budget is a statement of receipts and expenditure during the fiscal year. So it's all about estimated this capital receipts. So what does it mean, capital receipts and estimated capital expenditure? ओके, तो बात करते हैं, आगे देखते हैं कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर which reduce financial assets. Note it down, one point which is very very important in capital receipts, that it reduce the assets. Okay, note it down. कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, एसेट्स को कर देता है। हाउ, जैसे बात करें कि डिसइन्वेस्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, द सेलिंग ऑफ PSUs, द सेलिंग ऑफ शेयर्स of PSUs to the private sector। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। अब क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का जो स्टेकिंग था, जो स्टेक होल्डर्स था PSUs में, गवर्नमेंट ने अब किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगी, एसेट जो थी गवर्नमेंट की वो हो गई कम, वो हो गई, घट गई। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट विल कम्स इन कैपिटल एसेट्स। दिस इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एसेट्स में आएगा, क्योंकि वो एसेट्स को कम कर। Also, it creates financial liability. These are obtained by the government। होता है कि लाइबिलिटीज को भी क्रिएट करता है। सो नोट इट डाउन इन कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में दो पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि ये पहला क्या करता है, एसेट्स को कम करता है, दूसरा लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। ठीक है, लायबिलिटीज को कैसे बढ़ाता है, गवर्नमेंट विल टेक बोरो, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम एक्सटर्नल और फ्रॉम इंटरनल, इट्स अप टू द कंडीशन। ओके, नाउ capital expenditure. Capital expenditure are estimated expenditure of the government during the fiscal year which result in the formation of physical or financial assets. So note it down in capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स को बढ़ा देता है, एसेट्स क्रिएट करता है, बट लायबिलिटी जो है वो घटने लगती है। इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अच्छे से समझे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are done by the government, those expenditure which are done by the government in order to create assets and reduce liabilities of the government. Okay, so it will create assets and reduce liabilities. Okay,
How it will reduce liabilities? Through 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 the paying ऑफ लोन। जैसे ही गवर्नमेंट जो है लोन पे करती है, लोन को रिपे करती है, तो वो क्या है, लायबिलिटी कम होने लगता है। तो इट इज गुड फॉर गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है, और गवर्नमेंट की दूसरी साइड से देखिए तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो घट रही है। ओके, so this is all about budgets and its objective of the budget, components of government budget. So thank you so much.